दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि क्या वाक़ई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी को एक ऐसी जगह पर परमिशन दे रहे हैं उनके पावर प्लांट के लिए, जो कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर एरिया है, जहाँ पर ये परमिशन देने से हमारे देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। क्या ऐसा है? ये तमाम सवाल हैं और बहुत ज़रूरी हैं और सच जानना भी उतना ज़रूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और अपने जीवन के लंबे अनुभव के साथ और तमाम तथ्यों को समझते हुए हमेशा और उसके बाद अपनी बात कहने वाले डॉक्टर सीपी राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने इस मुद्दे को अच्छे से समझा है, जांचा है, जाना है, तभी सर हमारे साथ इस पर बात करने के लिए तैयार हुए हैं। सर ये बहुत अहम बात है, सिर्फ कहने भर की बात नहीं है या मोदी की आलोचना की बात नहीं है। सच क्या है और कितना गंभीर है, ये समझना होगा। आपकी नज़र में क्या है सर ये? अनीता, पहले आपके दर्शकों को जरा इसका डिटेल बता दिया जाए विस्तार से। गुजरात में कच्छ का रन एक बॉर्डर है, बहुत सेंसिटिव बॉर्डर है। कच्छ का रन वही बॉर्डर है जहां 1965 में बहुत भीषण युद्ध हुआ था और वो अकेला जगह थी जहां पर पाकिस्तान की सेना अंदर घुस गई थी। और बाद में फिर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के मध्यस्थता में लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब के बीच में समझौता हुआ था और वहां डिमार्केशन हुआ था। वो जगह है कच्छ का रन और बड़ी सेंसिटिव आज की तारीख में भी जगह है। पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी जग जाहिर है। कच्छ के रन के पास ये जमीन दी गई है अडानी जी को। इसमें हुआ क्या कि वहां पर विंड एनर्जी, जो जिनको पंचक्की कहते हैं, हवा वाला जो चलता है और उससे बिजली पैदा होती है, तो वो बनाने के लिए एक प्रस्ताव आया। और उस प्रस्ताव के अंतर्गत वहां एक नियम यह है कि किसी एक व्यक्ति, एक संस्था को 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं दी जा सकती। दो तीन तरह की टेक्निकल बातें बताऊंगा आपको मैं। और लेकिन अगर सरकारी संस्था है तो उसको दी जा सकती है। तो उसमें 19,500 हेक्टेयर जमीन अडानी जी को दी गई, 20,000 से 500 कम। इसी तरह से गुजरात का जो सोलर एनर्जी का वो डिपार्टमेंट है उसको दी गई। और भारत सरकार का जो सोलर एनर्जी कारपोरेशन है उसको 23,000 हेक्टेयर जमीन दी गई। भारत सरकार के सोलर एनर्जी कारपोरेशन में अपने यहाँ विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि केवल विंड एनर्जी बनाने से, पंचक्की एनर्जी बनाने से ये वाइबल नहीं होगा। और ये तय हुआ कि 15,000 हेक्टेयर इसका किराया होगा और 30 साल इसकी मियाद होगी। तो उन्होंने कहा कि ये वाइबल नहीं होगा। और उन्होंने फिर एक प्रस्ताव किया कि वाइबल ये तब हो सकता है जब इसमें सोलर एनर्जी प्लांट लगाने की भी इजाजत दी जाए। ये पार्ट नंबर 1 है। अब इसका दूसरा पार्ट है, बॉर्डर का एक नियम है कि बॉर्डर से, जो बॉर्डर लाइन है, वहां से 10 किलोमीटर तक कोई निर्माण नहीं हो सकता, कुछ खास तरह की चीजों को छोड़ करके। कच्चे घर हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उसके अलावा किसी तरह का कोई निर्माण नहीं हो सकता। तो वो एक बड़ी बाधा थी इसके बीच में। और फिर ये मसला प्रधानमंत्री के पास गया, प्रधानमंत्री से रक्षा मंत्रालय में गया और रक्षा मंत्रालय ने आश्चर्यजनक तरीके से जो 10 किलोमीटर का दायरा है कि 10 किलोमीटर के अंदर 10 किलोमीटर तक कोई निर्माण नहीं हो सकता बॉर्डर से, उसको कम करके 1 किलोमीटर कर दिया। यह 10 किलोमीटर इसलिए है कि बहुत सारे हथियारों की रेंज बहुत लंबी है। छोटे छोटे ग्रेनेड टाइप की चीजें होती हैं, एक छोटा, वो बहुत छोटा मिसाइल नुमा जो हथियार होता है वो। टैंक का तो रेंज तो बहुत ज़्यादा है, मिसाइल की और ज़्यादा है। और यहाँ तक कि बहुत सारी राइफल हैं, जैसे हम लोगों ने LMG चलाया है, लाइट मशीन गन, हमने खुद चलाया, अपने छात्र जीवन में 303 चलाया है, उसकी रेंज 1 किलोमीटर तक होती है। उसकी बिना परवाह किए हुए रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव में यह स्वीकृति दे दी कि 1 किलोमीटर तक छोड़ करके बाकी कोई निर्माण हो सकता है। ये एक किस्सा हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि अडानी जी ने फिर एक एप्लीकेशन दे दी और उन्होंने दी कि हमको और जमीन दिया जाए। ये एप्लीकेशन उन्होंने पहले दी और उसके कुछ दिनों बाद आश्चर्यजनक तरीके से सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया
ने लिख करके ये कहा कि हम ये जमीन सरेंडर करना चाहते हैं। यानी सरेंडर करने की एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बाद में दिया, तो कैसे पता था अडानी जी को कि ये सरेंडर कर देंगे? या फिर अडानी जी ने अप्लाई कर दिया कि ये जमीन भी हमको दे दी जाए, और उसके दबाव में सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खेल कर दिया कि ये हम जमीन नहीं चाहते, सरेंडर करते हैं। फिर वो 20,000 हेक्टेयर की जमीन का जो मसला है वो अपनी जगह था, इसलिए अडानी ने 2 नई कंपनियां बना दी, और उन 2 कंपनियों के नाम से वो जमीन भी उनको आवंटित हो गई। तो इस तरह से 23,000 और 19,500, करीब 43,000 हेक्टेयर जमीन, 43,500 हेक्टेयर जमीन अडानी को आवंटित कर दी गई। करीब 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन हुई, कुछ कई किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर जमीन हो गई है। इसके बाद 2-3 तरह के सवाल आए। एक सवाल यह आया कि सेना ने कहा कि आप 5 फुट से 5 फुट का या कितने बाई कितने का उन्होंने डायमीटर दिया कि आप इतने का ही निर्माण कर सकते हैं, उससे ज्यादा निर्माण नहीं कर सकते, और उसी पर आप अपना सोलर पैनल लगा सकते हैं, अन्यथा हमको दिक्कत होगी। लेकिन अडानी ने उसको भी रिलैक्स करा दिया, और वो भी अपनी हिसाब से अपने ऊंचाई पर करने का फैसला करा लिया, क्योंकि वो भलाल देश के मालिक हैं। अब यहां बहुत तरह के सवाल आए। सवाल ये आया कि बॉर्डर पर जो ये 10 किलोमीटर जगह छोड़ी जाती है, वो इसलिए छोड़ी जाती है कि एक तो जो आए दिन गोलीबारी होती रहती है सेना की, विरोधी सेना की तरफ से, और कई जगह आपने देखा होगा जहां पास में गांव बसे हुए हैं और पुराने बसे हुए, उनको जाना नहीं गया है, उन गांव में ढेरों छेद उनके मकानों में देखने को मिलते हैं। कई बार कैजुअलिटी भी उन गांव में हो जाती है, और बड़ी नरक की जिंदगी उन गांव की है जो बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर है। तो ये इसलिए छोड़ा जाता है 10 किलोमीटर कि ऐसी स्थितियां ना आने पाए। दूसरे, अगर सेना आक्रमण करे तो अंदर घुसते घुसते भी उसे रोका जा सके। तीसरे, भारत की सेना को अपने टैंक लेकर के अपना आर्टिलरी लेकर के, जिसमें तोपें होती हैं, वो सब लेकर के बड़ी फ्रीली मूवमेंट करने का जगह मिले। चौथे, इस बीच जो बॉर्डर का किनारा होता है वहां पर दूसरी सेना घुसे नहीं, इसलिए डायनामाइट बिछाए जाते हैं। ये सब रणनीति होती है आर्मी की। इन सारी रणनीति को धता बताते हुए ये जमीन आवंटित कर दी गई। इसमें बहुत ही हास्यास्पद एक बयान आया अडानी का। अडानी ने कहा कि ये जो मैं सोलर पैनल लगा रहा हूं, पाकिस्तान की सेना को सोलर पैनल ही रोक देंगे। अब इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद बयान और कोई हो नहीं सकता। ये विनीता जी अपने आप में देशद्रोह मेरी निगाह में है। भ्रष्टाचार तो है ही है, तरह तरह का भ्रष्टाचार है। नियम कानून सिर्फ एक आदमी के लिए बदल देना, देश की सुरक्षा को एक आदमी के लिए दांव पर लगा देना, उसके फौज के, आर्मी के, डिफेंस के सारे नियम बदल देना, और एक संस्था को सरकारी आवंटित करने के बाद उस पर दबाव डाल करके उससे सरेंडर करा देना, ये सब अपने आप में इतने सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। और फौज का भी मुझे आश्चर्य है, आमतौर पर फौज में एक आध आदमी ऐसा होता है जो फौज के सवाल पर और सुरक्षा के सवाल पर बोलता है। अमेरिका में हुआ था कि ट्रंप ने कोई आदेश किया तो वहां के सेना अध्यक्ष ने यह कह दिया कि मैं केवल अमेरिका के संविधान को जानता हूं, मैं नहीं जानता कि ट्रंप कौन है। और भारत में भी तमाम रिटायर्ड सेना अध्यक्ष और लोग हैं। मुझे लगता है कि हमारी आपकी डिबेट होने के बाद 1-2 दिन में विभिन्न रिटायर्ड सेना अध्यक्षों की बातचीत शुरू हो जाएगी और कुछ ना कुछ इस पर सवाल उठने और बोलना शुरू हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो ये अपने आप में एक, मैं तो इसको बिल्कुल सीधे सीधे देशद्रोह मानता हूं। और वो भी एक ऐसा बॉर्डर जो बहुत सेंसिटिव है। एक ऐसा बॉर्डर, सर क्रीक आपने नाम सुना होगा। सर क्रीक बड़ा सेंसिटिव, मतलब बहुत सेंसिटिव बॉर्डर है। सर क्रीक जो जगह है, सर क्रीक ही वो जगह है जहां से अजमल कसाब अंदर घुसा था और वहां से इन्फिल्ट्रेशन होता रहा है। 20-22 हजार मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए बॉर्डर पार करके कुछ पाकिस्तानी जासूस या आतंकवादी, वो लोग उनमें आकर के मिक्सअप हो जाए और कल को आतंकवादी कुछ गतिविधियां करें तो उसके जिम्मेदार और जवाबदेह कौन होगा? दूसरे, ड्रग्स, किसी देश को बर्बाद करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है कि उस देश के नौजवानों में ड्रग फैला दो, ड्रग एडिक्ट बना दो, और नौजवान अगर ड्रग एडिक्ट हो जाएगा तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि किसी देश में नकली करेंसी की बाढ़ ले आओ,
इतनी नकली करेंसी भर दो किसी देश में कि उस देश को अपनी करेंसी पर विश्वास खत्म होने लगे, वहां उसके ऊपर सवाल उठने लगे। और तीसरा होता है कि उस देश में जो व्यवस्था चल रही, लोकतंत्र या जो भी चल रहा है, उस व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा कर दो। लेकिन एक उसमें से जो ये पक्ष है ड्रग वाला, ये बड़ा खतरनाक है। अगर ये सब वहां बन जाएगा और दूरी बहुत कम रह जाएगी बॉर्डर की, तो ड्रग्स वगैरह का वहां आवागमन शुरू हो जाएगा। तो ड्रग्स की बड़ी खेप वैसे तो अडानी जी के पोर्ट से टनों खेप निकल के आ रही है, लेकिन यहां से भी वो खेप निकलनी शुरू हो जाएगी। ये सब चिंता के विषय है विनीता जी, और ये देश की सुरक्षा दांव पर लगाई गई है। इसका जवाब नरेंद्र मोदी को तत्काल देना चाहिए कि उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया है। आखिर अडानी जी को बड़ा आदमी बनाने के लिए वो और कितने नियम कानून बदलेंगे, और कितना भ्रष्टाचार करेंगे और करवाएंगे, और कितना दबाव डलवा करके तमाम संस्थाओं से सरेंडर कराएंगे उनको, और क्या क्या करेंगे उनके लिए। तो ये सब बड़े सवाल हैं, और सीधे सीधे ये तो मैं इसमें देशद्रोह का आरोप लगाता हूं। जी विनीता जी। मुझे लगता है कि मैंने ये कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस रही हैं, मुझे लगता है कि मैंने ठीक से शायद पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि पूरा मैटर है क्या। हाँ सर, हाँ, इट्स ऑल फाइन जी। इसको एक क्वेश्चन और कर लेती हूँ, उसके बाद फिनिश कर बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि तमाम तरह की चीजें हो रही हैं सरकार में, लेकिन उसके असर जो है वो बाद में दिखते हैं जब हो जाते हैं। अब ये वाली जो परिस्थिति है, जिसको आपने पूरा अच्छे से विवरण दे दिया है कि क्या है ये स्थिति, लेकिन इसके बाद अगर इसको, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट हो रहा है कई जगह पर, अडानी के लिए बैन हो चुका है अफ्रीका, अमेरिका और कई जगह पर, लेकिन यहाँ पर देखने को आ रहा है कि अब इन्होंने खुद ही अपनी इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग कर दी है सिचुएशन सरकार ने, और उनको जगह दे दी है। ऐसा क्या दबाव है अडानी पर, ऐसा क्या दबाव है मोदी जी पर कि जी सर। आप वो गोड्डा का देखिए ना, जो बांग्लादेश वाला था, वो उनका जो अडानी का पावर हाउस था, वो पावर हाउस एसी जेट के अंदर उनका स्वीकृत हुआ था। क्योंकि एसी जेट में क्या होता है कि उसमें होता है कि आप जो बिजली बनाएंगे ये दूसरे देश को सप्लाई करेंगे, जिससे फॉरेन करेंसी आ सके, और उसके आधार पर उसमें तमाम टैक्सेस की माफी होती है। अडानी जी ऑस्ट्रेलिया से सस्ता कोयला लेके आए, उनको यहाँ महंगा शो किया, बहुत हैवी रेट पर प्रधानमंत्री के दबाव में बांग्लादेश में समझौता हुआ बिजली देने का। तब तक ये सरकार पलट गई, वहां पर क्रांति टाइप की हो गई, और उसके बाद उन लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके अडानी का पूरा बिजली का लेना बंद कर दिया। और बिजली का बंद लेने के बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए अडानी का अभी भी बांग्लादेश को बकाया है, जिसको वो दे नहीं रहे हैं। फिर सरकार ने एक नियम बदला, जो एसी जेट का नियम था कि आप विदेश को सप्लाई करेंगे, जिसके नाम पर इनको टैक्सेस की छूट मिली थी, उस नियम को बदल करके ये कर दिया कि नहीं, आप देश में सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर देश में सप्लाई कर सकते हैं तो जो टैक्सेस की छूट दी गई थी एसी जेट के नाम पर, वो सारी चीजें वापस ले लेना चाहिए, लेकिन उस पर सरकार बिल्कुल पूरी तरह से मौन है। ये आप जो कह रही, मैंने आपके अपने वक्तव्य में एक बात कही कि ये देखिए पूरा मेन जो मीडिया, जिसको मैं सुपारी मीडिया कहता हूं, वो पूरी तरह से चुप्पी साध करके बैठा हुआ है, सब चुप है। लेकिन जो आप लोग ये सब चला रहे हैं, और निश्चित तौर पर जनता इसको बहुत बड़े पैमाने पर इसको देखेगी और चिंतित होगी, तो मजबूरी होगी लोगों की इस पर चर्चा करना। दूसरा, जो मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि तमाम रिटायर्ड जनरल, जैसे जनरल नरवणे की किताब इसलिए बैन कर दी गई चुनाव से पहले कि वो चुनाव के बाद चाहे तो रिलीज हो, अभी शायद रिलीज नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अग्निवीर योजना के बारे में उसमें बहुत ही आलोचनात्मक टिप्पणी की और बहुत आलोचना लिखा है, और उसमें उन्होंने लिखा कि बिना हमारी राय बात करके ये सब योजना लागू कर दी गई है। तो मैं तमाम जनरलों से उम्मीद करता हूं, क्योंकि वो देशभक्त होते हैं, देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि कई जनरल इस इशू में बोलेंगे, और जब वो बोलेंगे तो हो सकता है कि सरकार को बैक फुट पर आना पड़े और हटना पड़े। देश की सुरक्षा का सवाल एक बड़ा सवाल है। जी विनीता जी। जी बिल्कुल, और ये फैसले अगर ध्यान से देखे जाएं तो शायद वापस हो जाएं, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। खैर, ये ऐसे फैसले होने नहीं चाहिए थे, अगर हो गए हैं तो अब इससे कितना बड़ा नुकसान है जनता को समझने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी इन्फॉर्मेशन इस पे दिया। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।